हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि अगली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भ्रूण एवं उसका विकास कैसे होता है, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा सा ये जाना था कि जो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो होते हैं उनका विकास कैसे हो रहा था। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट फॉर्म में देखेंगे कि उनका विकास कैसे हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो हमने थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी में बता दिया था, लेकिन आज इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट रूप में देखते हैं कि जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं, जो द्विबीजपत्री भ्रूण बनते हैं, उसका विकास कैसे होता है, किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है। जैसा कि डायग्राम आपके सामने है, दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कि एक एम्ब्रियो यहाँ है। एम्ब्रियो में आपका कुछ सस्पेंसर सेल है, ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा, और इधर आपका एम्ब्रियो ही है। ठीक, इनके अंदर क्या होंगे, अंतस्थ विभाजन होंगे, और अंतस्थ विभाजन की वजह से ये दो सेल का निर्माण कर लेंगे, दो कोशिकाओं में बट जाएंगे। यहाँ देखिएगा दो कोशिकाएं इनकी हो गई हैं, क्योंकि ऊपरी कोशिका जो है बेसल सेल कहलाती है और निचली कोशिका जो है वो अंतस्थ कोशिका कहलाती है। ठीक है ना, ट्रांसवर्स डिवीजन कहलाती है दोनों कोशिकाएं। अब यहाँ देखिएगा इनको एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम निलंबक, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर देखिएगा सस्पेंसर सेल तो जैसे कि तैसे ही रहेंगे, लेकिन एम्ब्रियोनल सेल जो होते हैं उनमें क्या होंगे, विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 से 2 बनाएंगे, फिर इनके अंदर विभाजन होगा, तो पुनः ये 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये प्रक्रियाएं इनके अंदर चलती रहती हैं। लेकिन ये 8 से 8 कोशिकाओं का निर्माण जब कर लेती हैं तो इनकी सेल क्या होती है, वहीं स्टॉप हो जाती है, पुनः इनके अंदर विभाजन नहीं होता है। वही 8 कोशिकाएं क्या होती हैं, अष्टमावस्था में जाने के बाद वो कोशिकाएं पुनः उस सेल में क्या होता है, पुनः वो सेल क्या करती हैं, बाह्य लेयर, बाहरी त्वचा का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। और वही बाहरी आवरण के निर्माण के पश्चात क्या होता है कि उस सेल में पुनः उसके अंदर उपस्थित जो सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, विभाजन होता है, वृद्धि होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का वो हृदय का आवरण हृदयाकार बनाता है। कौन, बचे हुए जो सेल होते हैं, अष्टमा की कोशिकाओं, मतलब 8 जो कोशिकाएं विभाजित हुई होती हैं, तो उनके फलस्वरूप परिणत, उनके अंदर परिणत डिवीजन होता है। ठीक है ना, परिणत डिवीजन के फलस्वरूप कुछ जो होती हैं बाह्य लेयर बना लेती हैं, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो भ्रूण के हृदय के मतलब आकार का क्या करती हैं, निर्माण कर देती हैं। जब उसका निर्माण हो जाता है तो जो बीज पत्र होते हैं वो मुड़ने लगते हैं। बीज पत्र, बीजों के जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, मुड़ने लगते हैं, और परिपक्व होने के बाद जैसे मैच्योर वो हो जाते हैं तो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो जो होते हैं उनमें 2 बीज पत्र बन जाते हैं। आपको पता होगा, चाहे वो आप अरहर ले लीजिए, चना ले लीजिए या मटर ले लीजिए, किसी भी बीज को लेके तो चारों तरफ से उनके सीड कवर ऐसे होता है, चना का ले लीजिए, और बीच में क्या होते हैं, इस तरह से बीज पत्र होते हैं। तो कवर आप जब निकल जाता है पूरी तरह से, ये बीज पत्र जो बीच में क्या है, किसी बेस से जुड़ा होता है, किसी आधार से जुड़ा रहता है अच्छे से, तो ये इनको तोड़ने पे क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम एक बीज पत्र मतलब एक भाग को, उनके जो 2 भाग होते हैं उनमें एक भाग को हम क्या करते हैं, फ्रैंकुल करते हैं, तथा उसके दूसरे भाग को हम क्या करते हैं, मूलांकुर करते हैं। ये इतना जो डिस्क्राइब करके आपको लिखा गया है, बस इसको शॉर्टली आप समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, इतना बड़ा है भ्रूण का विकास, फिलहाल जब भ्रूण का विकास हो रहा है, किसी भी चीज़ का जब डेवलपमेंट होता है तो टाइम लेता है, क्योंकि हर स्टेज के बारे में यहाँ आपको दर्शाया गया है, और आप जल्दी इसके माध्यम से जब जानेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, आसानी से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। इस वजह से हम लोग सबसे पहले इनको यहाँ से देख लेते हैं कि क्या होता है। डायग्राम के माध्यम से तो आप लोगों ने जान लिया ना कि इनके अंदर 1 सेल थी, उनके अंदर पुनः विभाजन हुआ, बेसल सेल बनाया और ट्रांसवर्स सेल बनाया। ठीक, इस तरह से उनके अंदर विभाजन होते गया, 2 से 4 बना, 4 से फिर 4 में जब डिवीजन हुआ तो वो 8 कोशिकाएं जब बन गई तो वही स्टॉप हो जाती हैं। अष्टम अवस्था बनाने के बाद वो
परमानेंट डिवीजन मतलब पुनः डिवीजन हो रहा है। इधर देख लीजिएगा पुनः उसके अंदर क्या हो रहा है, परमानेंट डिवीजन हो रहे हैं। उसके फलस्वरूप वो क्या कर रहे हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और उनमें वृद्धि और विकास के फलस्वरूप जो होते हैं वो भ्रूण के हृदय के आकार को देते हैं, भ्रूण को एक हृदय के आकार में क्या करते हैं, बदल देते हैं। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट हम देखते चलते हैं। तो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ठीक, युग्मनज बड़ा होकर अपने चारों तरफ सेल्यूलोज का, जैसा कि आपको पता है कि चाहे वो भ्रूण की एक बीजपत्री पौधे हैं, द्विबीजपत्री पौधे हों या वो किसी भी पौधे को ले लेते हैं जनरली ट्री में ही। अब हर सब वाले पौधे में तो हम इतना कॉस्टली देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो ट्री होते हैं उसमें तो आप देख लेते हैं कि उनकी जो बाह्य लेयर होती हैं काफ़ी ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, जो जिनके चारों तरफ की जो आवरण होते हैं, शैलवाल होते हैं, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती हैं। दूसरी तरफ से कह रहा है कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण होते हैं उनमें जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होते हैं, वो बड़ा होकर अपने चारों तरफ सेलुलोज भित्ति का निर्माण करता है। इनके जो सीड होते हैं, सीड पे जो कवरिंग होती है वो भी किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। उनके अंदर सेलुलोज का जो निर्माण हो गया उसके फलस्वरूप क्या होता है, उनमें अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में वो विभक्त हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप वो क्या होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। इनमें ऊपरी कोशिका खरा कि इनकी जो, अब देख लीजिएगा, अभी बताया मैंने कि इनमें जो ऊपरी कोशिका हैं वो क्या बना देती हैं, बेसल सेल बना रही हैं, तथा निचली कोशिका क्या बना रही हैं, आपकी टर्मिनल सेल का निर्माण कर रही हैं। ऊपरी कोशिका क्या बनाई है, बेसल सेल, जिसको हम हिंदी में आधार कोशिका कहते हैं, और निचली कोशिका जो है टर्मिनल सेल कहते हैं जिसको इंग्लिश में, वो हमारी अनुप्रस्थ कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अनुप्रस्थ कोशिका को अभी हमने बता दिया कि अनुप्रस्थ कोशिका जो होते हैं उनको हम एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। अनुप्रस्थ कोशिका को भ्रूणी कोशिका के भी नाम से जानते हैं, तथा जो बेसल सेल होती है उनको हम निलंबक कोशिका या सस्पेंसर सेल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि जो आधार कोशिका है उनके अंदर अनुप्रस्थ डिवीजन, मतलब इनके अंदर जो बेसल सेल थी उनके अंदर पुनः कौन सा डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, तथा अंतस्थ कोशिका के अंदर उदग्र डिवीजन मतलब वर्टिकल डिवीजन होता है। ठीक है ना। तो इनके डिवीजन के फलस्वरूप ये क्या होते हैं, ये टी आकार, देखिएगा हल्का सा, अगर हम यही संरचना थोड़ा सा इस तरह से कर दें तो ये बन गया टी, तो ऊपर फ्लास्क शेप संरचना है और नीचे इस तरह की संरचना, तो ये क्या हो गए, टी शेप संरचना में बाल भ्रूण यंग एम्ब्रियो का क्या करती है, निर्माण करती है। यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, आगे हम देखते हैं कि क्या होगा पुनः जब उनके अंदर, अब देख रहे होंगे कि उनके अंदर 4 कोशिकाएं बन गई हैं, दिख रहा होगा, एक ने ट्रांसवर्स डिवीजन किया और एक में क्या हुआ, वर्टिकल डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप आपको 4 कोशिकाएं मिल गई। पुनः उन चारों कोशिकाओं में जो होता है, कह रहे हैं कि निलंबक कोशिका, निलंबक कोशिका में क्या होता है, सस्पेंसर सेल में पुनः डिवीजन होता है, जो 6 से 10 कोशिका, मतलब 6 से 10, ये जो लाइनें बन रही है देखिएगा, ये 6 से 10 की संख्या में भी होता है। 6 से 10 कोशिका लंबी सूत्राकार तथा निलंबक का निर्माण करती हैं। इसका निर्माण कर रही हैं, 6 से 10 कोशिका वाले निलंबक सेल का क्या कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं। निलंबक की ऊपरी कोशिका मतलब सस्पेंसर सेल की जो ऊपरी लेयर होती है वो फूल जाती है, इधर देख लीजिएगा स्वेलिंग हो गया, फूल कर एक पुटका कोशिका का निर्माण करती है, स्वेलिंग हो गया अब यहाँ, और एक पुटका सेल का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। ठीक है ना। निलंबक भ्रूण जो मतलब सस्पेंसर एम्ब्रियो होते हैं उनकी कोशिकाओं के नीचे वो ढकेलती है, ये निलंबक जो सेल है, कोशिकाएं हैं, वो बाकी कोशिकाओं को क्या करती है, भ्रूण को नीचे की ओर धक्का देती है, नीचे की ओर ढकेलती है। कह रहे हैं सस्पेंसर की ऊपरी कोशिका, ये जो सस्पेंसर सेल है इनकी जो ऊपरी कोशिका जो हास्टोरियल, जिसको हम चूषांग कहते हैं, हास्टोरिया कहते हैं, और वो चूषांग का कार्य करती है। चूषांग मतलब शक करने, किसी भी चीज को शक करने, तो वहां से वो शक करेगी क्या, फूड मटेरियल ही तो करेगी, भोज्य पदार्थों को ही तो करेगी, तो वहां से क्या करती है,
भोजन को एब्जॉर्ब करती हैं, शक करती हैं कि क्यों सब करती हैं, क्योंकि भ्रूण का विकास के लिए, भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए फूड मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करती हैं, हाउस्टोरिया जो होती है उनमें कोशा, हाउस्टोरिया सेल जो होती हैं वो वहाँ से क्या करती हैं, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कह रहे हैं निलंबक सस्पेंसर की जो निचली कोशा होती है वो हाइपोफाइसिस होती है। निलंबक की नीची वाली कोशिका जो होती है वो हाइपोफाइसिस होती है, या कह लीजिए अधः स्फीतिका कहलाती है, ये भी हो सकता है। कह रहे हैं कि अंतस्थ कोशा के दोनों कोशाएं, अंतस्थ कोशा की जो दोनों शेल होती है, दोनों कोशिकाएं होती हैं, उनमें पुनः कोशाओं के अंदर पुनः विभाजन होता है, या पुनः वो कोशाएं क्या होती है, विभक्त होकर 4 भ्रूणी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। उनके अंदर देखिएगा पुनः क्या होती है, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। चारों कोशिकाएं पुनः उनके अंदर, अब देखिएगा इनके अंदर बार बार क्या है, डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनके विकास के लिए, जब हमारे भी अंदर जो सेल होती हैं, जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं तो वो सेल क्या होती है, बार बार डिवीज़न की क्षमता करती हैं, और हर बार न्यू जब सेल बनते हैं तो पुराने सेल क्या होते हैं, डेड होते जाते हैं। ये प्रक्रियाएं चलती हैं। तो वैसे ही द्विबीजपत्री पौधे या के अंदर जब उनके अंदर एम्ब्रियो का डिवीज़न हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उनके अंदर सिंपल सी बात है, जब तक डिवीज़न होगा नहीं उनका ग्रोथ हो नहीं पाएगा। तो पुनः इनके अंदर जब यहाँ 4 भ्रूणी कोशिकाओं का जब निर्माण हो गया तो वो 4 पुनः क्या करेंगे, उनके अंदर विभाजन होगा, और 8 कोशिकाओं वाली 8 कोशिकाओं वाली अष्टम अवस्था बनाती हैं। 8 कोशिकाओं वाली क्या करेंगी, वो 8 स्टेज बना लेती हैं। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ, इस तरह से वो स्टेज में क्या होती है, बढ़ जाती हैं। कह रहा है कि अष्टमा अवस्था की 8 कोशिकाएं, जो अष्टमा अवस्था होती हैं, उनकी जो 8 कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर पुनः परिणत डिवीज़न होता है। पुनः क्या होता है, परिणत डिवीज़न होता है। ये परिणत डिवीज़न क्या कहलाते हैं, पेरिक्लिनल डिवीज़न, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो ये डिवीज़न के फलस्वरूप जानते हैं बाह्य कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, बाह्य कोशिकाओं का अब बताइएगा बाह्य कोशिकाएं जो होती है वो कौन कौन सी बाह्य कोशिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, त्वचासन मतलब त्वचा वाला जो आसन होता है उसको बनाती हैं। फिर केंद्रीय जो सेंटर पोर्शन होते हैं उनमें रंभजन को बनाती हैं, बलकुट का निर्माण करती हैं। ये सभी मतलब बलकुट का निर्माण करती हैं, बलकुट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पुनः इस तरह से मतलब उनके अंदर बहुत सारे सेल, बाय लेयर में बहुत सारे सेल का वो क्या करती है, निर्माण करती हैं। कह रहे हैं कि जो अब सब बन गए, उनके जो अष्टमावस्था में जो कोशिकाएं थी उनके अंदर क्या हुआ, पुनः डिवीजन हुआ, मतलब पुनः उनके अंदर क्या हुआ, वृद्धि और विकास, विभाजन शुरू हुआ। जब उनका ग्रोथ शुरू हुआ उनके अंदर डिवीजन की भी क्षमता थी, तो डिवीजन भी स्टार्ट हुआ, और डिवीजन के फलस्वरूप डिवीजन के द्वारा ही भ्रूण हृदयाकार का हो जाता है। जो उनके अंदर भ्रूण थे वो हृदय का आकार लेते हैं, हार्ट शेप्ड हो जाते हैं। ठीक है, हृदय का आकार ले लेते हैं, बीज पत्र मुड़ने लगता है। उनके अंदर जो बीज पत्र होते हैं उनका जैसे जिस भी आकार में बीज पत्र, जैसे दाल का देखिए उनके चने की दाल का बीज पत्र इस टाइप होते हैं, इस टाइप होते हैं, ऊपर से कवरिंग होती है। तो जिस टाइप के मतलब उनके बीज पत्र में क्या आया, चेंजिंग आना शुरुआत, वो मुड़ने लगे। परिपक्व द्विबीजपत्री कह रहे हैं मैच्योर जो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो होते हैं उनमें 2 बीज पत्र बन गए। ठीक, 2 बीज पत्र हो गए जो एक अक्ष द्वारा जुड़े रहते हैं। किसी एक ही या दोनों बीज पत्र को जोड़ने के लिए बीचों बीच को थोड़ी ना जोड़ते हैं, किसी एक पोर्शन से थोड़ा सा अटैच होते हैं। इसी वजह से वो दोनों बीज पत्र जो होते हैं जब उनका अलगाव किया जाता है तो आसानी से वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अक्ष का एक भाग मतलब 2 होते हैं, 2 भाग होते हैं, तो अक्ष का एक भाग जो बीज पत्रों के बीच है, अक्ष का जो एक भाग होते हैं वो बीज पत्र, दोनों बीज पत्रों के बीच में है, जिसे हम प्रांकुर, और दूसरा भाग मूलांकुर कहलाता है। ठीक, हमने सिंपली तौर से समझाया था कि अगर हम द्विबीजपत्री पौधों को या द्विबीजपत्री बीजों को देखना हो तो उनको दालों को अलग कर लेंगे। अगर उनको पौधों को जानना हो कि किस प्रकार के पौधे हैं, डाई हैं या मोनो हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनके लीव्स को डिवाइड मतलब उनको फाड़ना शुरू करते हैं। तो वो
अगर कई पार्ट में बंटना शुरू हो जाए तो वो सिंपली पता चल जाता है कि वो द्विबीजपत्री पौधे हैं। अगर जिस भी प्लांट्स के लीफ पार्ट है और एक ही सीधी रेखा में डिवाइड होती चली जा रही है तो वो क्या होते हैं, मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम देख लेते हैं कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलिडनस। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट एम्ब्रियो होते हैं और डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो होते हैं, उनमें मतलब जब परिवर्धन से पूर्व की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, स्टेज होती हैं, वो समान होती हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया वहाँ तक कि उसमें भी हम लोगों ने देखा कि उनमें भी बेसल सेल बने, ट्रांसवर्स सेल बने थे, उसके बाद वो उनमें डिवीजन हुआ था और टी आकार के एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो का निर्माण हुआ था। तो यहाँ तक की तो अवस्थाएं आपको समान मिलेंगी। फिर भी हम एक बीजपत्री जब भ्रूण का निर्माण कर रहे थे तो स्टार्टिंग से ही जाने कि किसमें क्या हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी देखिए जब हम भ्रूण एवं इसका विकास पढ़ा के उसमें हमने बताया है कि जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण होते हैं उनके जो प्रारंभिक स्टेज होते हैं, परिवर्धन के प्रारंभिक स्टेज होते हैं, वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री एम्ब्रियो के क्या होते हैं, दोनों के समान होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, द्विबीजपत्री में चेंजिंग आना शुरू हो जाता है या फिर कह लीजिए एक बीजपत्री में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ की एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है। यहाँ भी ल्यूमिनस थे, उनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, उनके द्वारा दो भागों में वो बट गए। कौन कौन से सेल बनाए, वो आधार कोशिका सेल बना लिए और अंतस्थ कोशिका का निर्माण कर लिए। ठीक है, इन दोनों सेल का क्या हुआ, निर्माण हो गया। कौन कौन से सेल बनाए उन्होंने, बेसल सेल बनाया और कौन से टर्मिनल सेल का क्या किया उन्होंने, निर्माण कर लिए। जब बेसल और टर्मिनल सेल का निर्माण हो गया उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो बेसल सेल था उनमें अंतस्थ विभाजन के फलस्वरूप, अभी यही चीज तो वहां भी पढ़े थे कि जो बेसल सेल थे उनके अंदर अंतस्थ विभाजन हुआ था और वो दो कोशिकाओं में क्या हो गए थे, विभक्त हो गए थे। और जो अंतस्थ सेल का कोशिका था उनके अंदर उदर या अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ था। तो यहाँ भी उनके अंदर अनुदैर्घ्य विभाजन के परिणाम स्वरूप वहाँ एक ही कोशिकाओं का निर्माण, यहाँ दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। ठीक है, वहाँ भी दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। तो इनके फलस्वरूप क्या हुआ, दो कोशिकाओं का, टू सेल्स का निर्माण हो गया। कह रहा है कि इसके पश्चात जब दोनों के अंदर किसके बेसल सेल के अंदर भी डिवीजन हुआ और वो दो सेल्स का निर्माण कर ली और अंतस्थ कोशिका जो थी उनमें अंदर भी अनुदैर्घ्य डिवीजन हुआ, उसके फलस्वरूप वो दो कोशिकाओं का निर्माण कर ली। तो इसके पश्चात वो उनके अंदर जब भ्रूण का विकास होता है, जो बाल भ्रूण बनते हैं, यंग एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उनका शेप कैसा होता है, टी शेप्ड होते हैं। वो टी शेप में उनके अंदर क्या होती हैं, एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं कि जो आधार बेसल सेल होती है, बेसल कोशिकाएं होती हैं, उनमें विभाजन के फलस्वरूप जो निर्मित कोशिका होती है उनमें फिर विभाजन होता है। किसमें, बेसल सेल के विभाजन से जो कोशिका टू सेल्स बनी थी उनके अंदर पुनः क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक, पुनः विभाजन होता है तो वो कोशिकाएं सबसे ऊपर क्या बनाती हैं, सस्पेंसर सेल का निर्माण करती हैं, निलंबक बनाती हैं और शेष कोशिकाओं में भ्रूण के बनने में मदद मिलता है। अब देखिएगा यहाँ तो आपकी सभी क्या की थी, कई सस्पेंसर सेल बनाई थी, कई एम्ब्रियोनल सेल बनाई थी, लेकिन यहाँ का रही जो निलंबन कोशिका होती है उनके नीचे, अब देखिएगा एक निलंबन कोशिका का यहाँ निर्माण हो गया है। अब ये कोशिकाएं जो हैं, इनसे चाहे जितनी भी कोशिकाएं बन ले, ठीक है, इनके अंदर चाहे जितनी भी कोशिकाओं का निर्माण हो जाए, ये कोशिकाएं किसी और फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, कोई और कार्य ये नहीं करेंगी सिवाय भ्रूण के निर्माण में। सिर्फ इनको एम्ब्रियो के निर्माण में क्या इनको मदद करना होगा। ठीक है ना। कह रहे हैं कि जब बीजपत्र, भ्रूण में बीजपत्र पाया जाता है, जब भ्रूण का विकास हो जाएगा, जो उनकी
एम्ब्रियो को सुरक्षित रखने के लिए भ्रूण पत्र पाया जाता है। जैसा कि आप एक बीजपत्री, चाहे वो आप गेहूं ले लीजिएगा, चाहे चावल ले लेंगे, सेम, ये सभी क्या होती है, एक बीजपत्री होती है। तो इनमें इनके बीज क्या होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, इसलिए इनके ऊपर भी बीज पत्र पाया जाता है सुरक्षात्मक आवरण के रूप में। कह रहे हैं इसके अलावा बीज पत्र तो हो गया, लेकिन इसके अलावा भी प्रांकुर, बीज पत्राधार, मतलब बीज पत्राधार, बीज पत्र के जो आधार होते हैं, जो बेस होते हैं, वो भी उनमें उपस्थित होते हैं, तथा मूलांकुर। ऐसा नहीं कि वो एक बीजपत्री तो वहां प्रांकुर भी नहीं होगा और मूलांकुर भी नहीं होगा, होता है, बट उनके जो बीजपत्र होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते। ये सब एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में उनके पास में प्रेजेंट होते हैं। कह रहे हैं कि जो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स होते हैं उनमें भ्रूण के बीज पत्र जो होते हैं वो आगे तथा जो प्रांकुर होते हैं वो पार्श्व में होते हैं। क्या आप सुने कि एक बीजपत्री जो पादप थे, एक बीजपत्री जो पौधे थे, उनमें जो भ्रूण थे, उनके भ्रूण के जो बीजपत्र थे वो आगे थे। जैसे कि एम्ब्रियोनल हो गया, मान लीजिए ये भ्रूण हो गया है, तो भ्रूण में जो बीजपत्र पाया जा रहा था वो आगे की तरफ स्टार्टिंग में, और उनके जो प्रांकुर वाले भाग थे, प्रांकुर मतलब जो किसी बेस से किसी अच्छे से जुड़ा रहता था, वो पीछे की ओर होते थे। यह प्रांकुर चोल से ढका रहता था। कह रहे हैं कि यह प्रांकुर जो था एक चोल से, एक आवरण से क्या होता था, ढका रहता था। ठीक है, तो डायग्राम भी इसका है, लेकिन डायग्राम आप शो कर दीजिएगा, 1 मिनट। यहाँ तक हम बता देते हैं, कुछ दूर तक आप इसको समझ लीजिएगा डायग्राम के माध्यम से। स्टेज तो कुछ स्टेज की क्या है, एक ही जैसे हैं। यही है ना, एक एम्ब्रियो है जिसके अंदर डिवीजन हो रहा है, डिवीजन के फलस्वरूप आके वो 2 सेल्स का निर्माण कर रही है, एक बेसल सेल और दूसरा अनुप्रस्थ सेल। ठीक, एक बेसल सेल बना रही है, दूसरा क्या बना रही है, अनुप्रस्थ सेल। यहाँ भी बेसल सेल को क्या करते हैं, एम्ब्रियोनल सेल, तथा अनुप्रस्थ सेल को क्या कहते हैं, निलंबक सेल ही कहते हैं। ठीक है ना, इनको इसी नाम से यहाँ भी जानते हैं। अभी आपको स्टेज का पहला तो पता ही चल गया है कि जो ये कुछ दूर तक के स्टेज होते हैं, स्टार्टिंग के प्रारंभिक अवस्था में जब के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ होता है, वो सभी क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। इनके अंदर देखिएगा जैसे ही सेल बने तो ये क्या हुए, विभाजन हो गए। अब यहाँ देखिएगा डिवीजन हुआ जो है वो कैसे हो गया है कि बेसल सेल इनके ऊपर है, यहाँ इनके बेसल सेल है, और ये आपके कौन है, सस्पेंसर सेल है। ठीक, बेसल सेल और सस्पेंसर सेल मिल गए आपको। अब कह रहा था कि बेसल सेल भी डिवाइड हुआ और 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ठीक, तो अब इसको हम देख लेते हैं, जो बेसल सेल है उनके अंदर जो डिवीजन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। इस तरह से देखिएगा, एक इधर बन गया सस्पेंसर सेल, देखिए कि जो बेसल सेल थे उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था, और सस्पेंसर सेल में क्या था, अनुदैर्ध्य डिवीजन हुआ था। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन हुआ था। तो इनके फलस्वरूप ये 2 कोशिकाएं मिली आपको, 2 ऊपर से ये बेसल सेल की हो गई और 2 नीचे से हो गई, तो ये अनुप्रस्थ डिवीजन की कोशिकाएं हैं। तो ये एक टी आकार का, देखिएगा अब यहाँ भी संरचना इनकी टी शेप हो गई, नीचे एक डंडीनुमा संरचना है, और ये टी शेप की संरचना में ये भी क्या किए हैं, यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किए हैं। ठीक है, उसके फलस्वरूप पुनः कह रहा है कि जो ये थे आपके एम्ब्रियोनल सेल जो थे उनके अंदर पुनः विभाजन होगा, और विभाजन के फलस्वरूप वो क्या करेंगे, पुनः उनके अंदर वर्टिकल डिवीजन ही होगा, जिसके फलस्वरूप वो अन्य कोशिकाएं और भी बना देंगी। इसी तरह से डिवीजन होगा, यहाँ से अब ये एक जैसी हो जाएगी। अब यहाँ देखिएगा 8 कोशिकाएं बन जाएंगी।
6 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है ना। उन्हें ये 6 कोशिकाएं 8 कोशिकाएं बनाएगी इस तरह से। उसके बाद इनके अंदर देखिएगा अभी इस तरह से इस संरचना में ये क्या करती हैं, इनमें तो कह रहा है ना कि आपकी जो ऊपर की सेल होती है, जो निलंबन सेल होती हैं, वो सिर्फ निलंबन सेल के ही रूप में रहती है। बाकी नीचे की जितनी भी उनकी कोशिकाएं होती हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, भ्रूण के डेवलपमेंट में वहाँ मदद करते हैं। तो इसका मतलब है कि भ्रूण आपका यही पल रहा होगा, जिनके चारों तरफ की कोशिकाएं क्या करेंगी, उस भ्रूण का क्या निर्माण होने में, उनका डेवलपमेंट होने में उनकी क्या करेंगी, सपोर्ट करती हैं, ठीक। तो इस तरह से ये आप डायग्राम भी बना लीजिएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं इसी चीज को कि जो युग्मनज थे उनके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप वो 2 भागों में विभक्त हो गए। 2 भागों में विभक्त हुई तो आधार कोशा और अनुप्रस्थ कोशा का निर्माण की। जब अनुप्रस्थ कोशा और आधार कोशा का निर्माण हो गया तो उनके अंदर एक में बेसल सेल, जो आधार कोशिका थी, उनके अंदर पुनः अनुप्रस्थ डिवीजन हुआ है, ठीक। और जो अंतस्थ कोशिकाएं थी, उनके अंदर अनुदैर्ध्य डिवीजन हुआ। दोनों में जब विभाजन हुआ तो दोनों 2-2 कोशिकाओं का क्या की है, निर्माण किया। और उनके निर्माण के फलस्वरूप टी संरचना में, टी आकार की संरचना में एग एम्ब्रियो का क्या हुआ है, निर्माण हो गया है, ठीक है। उसके फलस्वरूप जो आधार कोशिका थी, उनसे निर्मित, मतलब जो कोशा थी, 2 कोशिकाएं निर्मित थी, उनके निर्माण के फलस्वरूप उस बेसल सेल की कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है। और ऊपर की कोशिकाएं, कह रहा है कि विभाजन होता है, और उसमें सबसे ऊपर की कोशिकाएं जो होती है वो निलंबन बनता है, सस्पेंसर सेल बनता है। और शेष बाकी जो थे वो एम्ब्रियोनल सेल बनेंगे, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एक केवल उसमें सस्पेंसर सेल के रूप में पड़ा रहेगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। फिर कह रहा है कि जो बाल भ्रूण की नीचे की कोशिकाएं होती हैं, मतलब एंड एम्ब्रियो की जो नीचे की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उनमें पुनः विभाजन होता है, बहुत सारे अनेकों कोशिकाएं बनती हैं। देखिए यहाँ हम वही चीज बता रहे थे कि ये यंग सेल हो गया, तो इनके नीचे की जो कोशिकाएं थी, उनके अंदर बहुत सारे विभाजन हुए, बहुत सारी कोशिकाएं क्या हुई, बन गई। अनेक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। उन अनेक कोशिकाओं के निर्माण के फलस्वरूप क्या हुआ कि भ्रूण मतलब कोशिकाओं के निर्माण स्वरूप जो निलंबन सेल थी, उनके नीचे की कोशिकाएं क्या थी, जो अनेक कोशिकाएं बनी, तो फिर वो ये कोशिकाएं जो थी और निलंबन कोशिकाएं, सस्पेंसर सेल थे, उनके नीचे की कोशिकाएं सब मिल करके भ्रूण का क्या की, डेवलपमेंट करती। उसके फलस्वरूप बीजपत्र बने। बीजपत्र में जो है प्लांकुर, मूलांकुर इत्यादि सब कुछ उसमें क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।